हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी से कल के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं कल टेस्ट पेपर अपलोड नहीं कर पाया। तो प्यारे साथियों, आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट। और प्लीज़ गाइस, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये मॉक टेस्ट कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये 12 मॉक टेस्ट है, ये 1 नहीं है। 11 मॉक टेस्ट में अपलोड कर चुका हूं प्यारे साथियों। ये 12 मॉक टेस्ट है, 12वां मॉक टेस्ट होने वाला है। जिस भी बच्चे को ये चाहते हो कि सर ये मॉक टेस्ट आपने कितने कराए हैं, सारी वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज बनी हुई है। तो प्लीज़ गाइज, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं एक बार। और आज हम लोग करने वाले हैं नेवी SSR AA। ओके, मॉक टेस्ट 12 होगा ये। मैं पैसेज भी करा रहा हूँ, वोकेबलरी भी बहुत जल्दी अपलोड होगी। अभी 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा बहुत जल्दी। 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ गाइज, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने अचीव हो रहे हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे इसमें पेपर को 12 पेपर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ एक पैसेज आने वाला है प्यारे साथियों। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं एक बार। Read the passage carefully and choose the best answers to each out of the 4 alternatives. Okay? Many doctors, बहुत सारे डॉक्टरों ने flatly refused, ये बिल्कुल मना कर दिया, to believe, क्या विश्वास करने से। शुरुआत में कहानी बताई जा रही है, अभी आपको पता चलेगी किसकी कहानी है। जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जो वैक्सीनेशन लगना शुरू किया गया, ठीक है ना, अलग अलग रोग्स के लिए वैक्सीन लगना शुरू हुई, उनके बारे में बताया गया कि कहाँ से शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की। मैनी डॉक्टर्स फ्लैटली, बिल्कुल क्लियरली, तुरंत रिफ्यूज मना कर दिया टू बिलीव जेनर। जेनर एक डॉक्टर का नाम है। जेनर की बातों पर विश्वास करने से मना कर दिया व्हेन ही अनाउंस्ड, जब जेनर ने घोषणा की थी दैट ही हैड फाउंड प्रिवेंटिव, कि उसने क्या मिल गया था, एक प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम के लिए अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आपने नाम सुना होगा, दाने दाने चेहरे पर हो जाते थे, ठीक है ना, चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। और गांव की भाषा में इसको छोटी माता और बड़ी माता की तरह बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये डॉक्टर जेनर वही हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की थी, आपको पता हो शायद, ठीक है ना। तो शुरुआत में जब डॉक्टर जेनर ने वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ की घोषणा की है कि अब ये चेचक खत्म हो जाएगा, तो लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया कि हम विश्वास नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको नहीं पता होगा, मैं बात कर रहा हूँ 19वीं और 18वीं शताब्दी के। उस टाइम पर चेचक एक महामारी का रूप ले चुका था, मतलब एक ये पेंडेमिक बन चुका था कोरोना की तरह। ओके, और सर जेनर वैन ही अनाउंस दैट ही हैड फाउंड अ प्रिवेंटिव, उन्हें एक प्रिवेंटिव मिल चुका है। प्रिवेंटिव का मतलब जो रोक लगाएगा अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ही है यहाँ पर, ये ही डिक्लेयर्ड वैक्सीनेशन टू बी डेंजरस प्रैक्टिस। हाँ, उसने ये बात कही कि हो सकता है वैक्सीन, ही डिक्लेयर्ड, ही नहीं है यहाँ पर, सॉरी दे, जो डॉक्टरों ने बिलीव नहीं किया यहाँ पर दे है, वो क्या है, दे। उन डॉक्टरों ने क्लियरली बोल दिया कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस होगी, मतलब एक खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन जेनर ने उन्हें समझाया, और क्या कहा जेनर ने, इन्हें समझा कि जेनर ने बोला बट द ड्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स का लोगों के मन में जो भय था, ड्रेड का मतलब होता है फियर, वाज इन एवरीबडीज हर्ट, हर एक के दिल में था। एंड पीपल, और लोग चाहते थे, फ्लॉक्ड टू जेनर, जेनर को दबाव डाला, लोगों ने दबाव डालकर कहा कि टू बी वैक्सीनेटेड, के प्लीज़ चाहे कितने भी नुकसान हो बट आप वैक्सीनेशन बनाइए, हम लोग उसको लेने को तैयार हैं। द लैटिन वर्ड और फॉर काउ, गाय के लिए एक लैटिन वर्ड यूज़ किया जाता है वक्का। वक्का से ही, वक्का वैक्सीनेशन में शुरुआत में गाय का मांस यूज़ किया गया था, वहीं से ये वक्का शब्द आया, और वक्का से ही किसकी शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई प्यारे साथियों। द लैटिन वर्ड फॉर काउ इज़ वक्का एंड इट इज़ द रूट फ्रॉम, रूट फॉर्म है किसका, यहीं से उत्पत्ति हुई है, विच द वर्ड वैक्सीनेशन वाज फॉर्म्ड। हाँ, आपको बता दूं मैं, यहीं से वैक्सीनेशन शब्द क्या हुआ है, बना है, यहीं से क्या हुआ, वैक्सीनेशन शब्द की शुरुआत हुई है। सम ऑफ द वक्का, शुरुआत में जो वक्का यूज़ किया गया, मतलब गाय की जो भी चीज़ें थीं यूज्ड बाय जेनर वर नॉट प्योर, वो प्योर नहीं थी, एंड उनके कुछ नुकसान भी हुए। हार्म्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उनके कुछ नुकसान भी हुए। बट व्हेन सप्लाईज ऑफ प्योर वैक्सीन, हाँ, लेकिन जब शुद्ध जो वैक्सीन की सप्लाई होना अवेलेबल हो गया, मतलब वर अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो गया,
तो द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड। तो हाँ, जो सर वैक्सीनेशन जो स्प्रेड मतलब फैलना शुरू किया, आदत या प्रथा या कह लो सर, जो लोगों में ये पता चला इंग्लैंड में, ऑल ओवर में फैल गया। एंड फ्रॉम इंग्लैंड टू द अदर कंट्रीज, और दुनिया के सारे देशों को पता चला कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और वी हार्डली, शायद ही आज हम लोग सुनते होंगे, क्या शायद ही पूरी दुनिया में, वी हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, आउटब्रेक्स माने होते हैं केसेस या घटनाएं, शायद ही आज दुनिया में चेचक की कोई भी घटना मिलती हो। और ये किसकी वजह से हो पाया है? वैक्सीनेशन की वजह से हो पाया है। प्यारे साथियों, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूं, ये पैसेज बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको 2-3 बार पढ़िएगा ध्यान से। और ये क्लियरली मैं बोल दूं आपको, एक किसके बारे में है। डॉक्टर जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की, लेकिन शुरुआत में ये डॉक्टरों ने बिलीव करने से मना कर दिया कि हम बिलीव नहीं कर सकते और ये कुछ नहीं है, इसके बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होंगी, मतलब हानिकारक हानि होंगी। लेकिन उन्होंने बोला जेनर ने कि कुछ नहीं होगा, बिलीव करिएगा। चलिए तो इसी का चलते हैं पहला क्वेश्चन, वैक्सीनेशन समटाइम्स प्रूव्ड हार्मफुल। शुरुआत में वैक्सीनेशन के कुछ खतरे हुए, क्यों? कुछ नुकसान हुए, आपको अभी बताया गया था कि ये डेंजरस प्रैक्टिस थी, नहीं, क्योंकि जो सम ऑफ द वैक्सीन यूज्ड वाज ऑफ पुअर क्वालिटी। हाँ, शुरुआत में जो कुछ वक्का यूज़ किया गया था वो पुअर क्वालिटी का था, इसलिए सही आंसर क्या है? पहले का सही आंसर बी इज द राइट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों? विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। इस पैसेज के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू का मतलब होता है के संदर्भ में, सर कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही, कई डॉक्टरों ने डिड नॉट बिलीव नहीं किया दैट जेनर वाट अ डॉक्टर, ये सही नहीं है। डॉक्टरों ने ये तो बिलीव किया था कि जेनर एक डॉक्टर है, बट ये बिलीव नहीं किया कि जो वैक्सीनेशन बना रहे हो वो सही जाएगी, तो पहला गलत हो गया। एंड आज के दिनों में देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक की कोई घटना नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये सही बात है। तो दूसरे क्वेश्चन का केवल आंसर क्या है? सर बी इज द राइट आंसर। इसमें स्टेटमेंट केवल सेकंड ही सही होगा, दूसरे क्वेश्चन का बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन, जो पैसेज डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग, पैसेज क्या डिस्क्राइब करता है कि स्मॉल पॉक्स कैसे ठीक की गई? नहीं, ये बात नहीं है। हाउ वैक्सीनेशन वर मैन्युफैक्चर, इंग्लैंड में कैसे बनी? ये भी नहीं है। द डेंजर्स ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली, नहीं, चिल्ड्रन की कोई बात नहीं की गई है। द ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट, बिल्कुल सही। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब तुरंत जो लोगों में एक्सेप्टेंस आया वैक्सीनेशन का, और इंग्लैंड से धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया, और ये बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई, दुनिया में क्रांति ला दी वैक्सीनेशन ने, ठीक है ना। और फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों? ध्यान से पढ़िएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, मैं बता देता हूँ। सर प्यूपिल हेस्टन्ड टू गेट, लोगों ने खुद को आदत में डाल लिया, बिल्कुल मजबूर कर दिया वैक्सीनेटेड होने के लिए। लोगों ने जेनर से कहा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब आप वैक्सीनेशन बनाइए, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि वैसे ही मर जाएंगे। तो ये बताइए ऐसा क्यों किया लोगों ने? क्योंकि लोगों को, बहुत सारे डॉक्टरों ने जेनर का सपोर्ट किया था? नहीं, क्योंकि उस खतरनाक जो बीमारी थी चेचक, उसका डर इतना ज़्यादा था कि लोगों को बाध्य होना पड़ा वैक्सीनेशन के रिस्क को लेने के लिए भी। 100% सर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। एंड आगे चलते हैं सर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा? वैक्सीनेशन वाज इंटेंडेड बाय जेनर, वैक्सीनेशन इन्हें इरादा, वैक्सीनेशन का जो इरादा किया गया जेनर के द्वारा, वो क्यों किया गया? लोगों को स्मॉल पॉक्स से ठीक करने के लिए, सफरिंग नहीं, डिले द डेथ नहीं, बिल्डअप अ स्मॉल और डिफेंस, एक ऐसा हथियार बनाना अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जर्म्स। उसने जो शुरुआत करी थी वो बोला था कि जो चेचक के कीटाणु हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा डिफेंस तैयार किया जाए, बिल्डअप किया जाए, जिससे आगे वाली पीढ़ी और जो संसार में महामारी का रूप बना हुआ उसे खत्म किया जा सके। इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। एंड सिक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। गवर्नमेंट हैज सेड टैक्सेस विल बी रेज्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है तुम सब लोग इसका सही आंसर ए लगाओगे, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है सर, और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, ये हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब सर रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आपको शायद पता होगा। केवल इसमें तभी परिवर्तन होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए केवल कंजंक्शन लगा दिया जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। तो आपको बता दूं इसका सही जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, बताइए साथियों। इसका सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
स्पॉटिंग एरर छांटनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सोशल साइंस टीचर, एक और पेपर में पहले आ चुका है, टोल्ड। हमारे सोशल साइंस टीचर ने हमें बताया टू स्टडी, टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आ सकती, सेड के साथ टू आ सकती है, लेकिन स्टडी से पहले टू को हटा नहीं सकते क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। यहाँ ये इन्फिनेटिव का आना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। हमारे सोशल साइंस टीचर ने हमसे पढ़ने के लिए कहा, तो आप कैसे कहते हो सर आई वॉन्ट टू स्टडी। यहाँ टू स्टडी हटाना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपने टू को हटाया तो केवल स्टडी रह जाएगा। सर हमारे सोशल साइंस टीचर ने टोल्ड स्टडी, स्टडी को नहीं कहा है, स्टडी करने के लिए बोला है। टू स्टडी को हटा नहीं सकते और टोल्ड के साथ टू आ नहीं सकता, तो क्या करें, बड़ी परेशानी हो गई। हमारे सोशल साइंस टीचर ने एक टेस्ट के लिए वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए सबको अध्ययन करने के लिए कहा। यहाँ तो ये इन्फिनेटिव तो आएगा ही। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले या टू आना जरूरी हो तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो क्या करें फिर, तो यहाँ टोल्ड को हटा के हम क्या लगा देंगे, क्योंकि सेड के साथ में टू पॉसिबल है और इसलिए सर यहाँ सेड इज़ द राइट आंसर होगा। सही आंसर इसमें, स्पॉटिंग एरर किस में है, ए पार्ट में गलती है और यहाँ टोल्ड की जगह पर क्या आएगा, सेड आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पिकिंग अप अ गन ये एक्स्ट्रा वर्ड है और आई सॉ हिम, यहाँ आई एक सब्जेक्ट है और हिम एक ऑब्जेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है और सॉ का पैसिव क्या बनता है आपको पता होना चाहिए, वाज और वर्ब प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो आंसर कौन सा होगा बताइए। सर बी आंसर हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता और सर ये हो सकता है, बट ए क्यों नहीं हो सकता। ही वाज सीन बाई मी, गन पिक्ड नहीं, गन पिक्ड नहीं होगा। हिम एक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ही वाज सीन, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, पिकिंग अप अ गन ये वहीं लगा रहेगा एंड सर लास्ट में बाई प्लस के सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 8th क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चे डी होगा। क्या होगा, डी होगा। एंड सर 9th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंप्रूवमेंट इज नीडेड, चूज नो इंप्रूवमेंट। यदि इंप्रूवमेंट हो तो ऑप्शन लगाइए, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट। बहुत साल पहले आई मेट अ मैन में एक बंदे से, आदमी से मिला, विच वाज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। बस इतना बता दीजिए। ये जो बंदा है एक्चुअली, ये जो मैन है, इसका जो संबंध हमें बताना है वो इस वाले फ्रेज से बताना है। एक्चुअली यही जो बंदा है वो इसी वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्टिव केस के लिए और लिविंग बीइंग के लिए ये बताइएगा, हम लोग विच लगाते हैं कि हु लगाएंगे, बताइए फटाफट से प्यारे बच्चे। याद रखिएगा आज के बाद सब्जेक्टिव केस के लिए हु, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम और पजेसिव केस के लिए हुज लगाया जाता है। आया कि नहीं समझ में, आपको ये याद रखना होगा। और इसलिए सही आंसर क्या होगा, यहाँ विच की जगह पर क्या होगा, याद रखिएगा, हु इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं। गल्फ का प्लूरल क्या होगा, कौन बताएगा। गल्फ में एफ को हटा के VES कभी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। ये अपवाद है, केवल इसमें एस को जोड़ दिया जाता है। इसलिए 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मुझे बताइए। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, सी। एंड सर 11 क्वेश्चन क्या होना है, फेमिनाइन ऑफ रैम। रैम किसे कहते हैं आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो नर भेड़ होती है, भेड़ का मतलब होता है क्या, शीप। जो नर भेड़ होती है मतलब मेढ़ा टाइप का होता है, भेड़ का पति, हस्बैंड ऑफ अ शीप, उसे हम क्या बोलते हैं सर, रैम बोलते हैं, राम। और सर इसका हिंड क्यों नहीं होगा, हिंड माने होता है हिरनी, हिंड का मतलब लिखिए हिरनी होगा, ये आंसर नहीं होगा। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग पूछा है। डो का मतलब क्या होता है, मृगी या हिरनी, ये भी एक तरह की हिरनी होती है। और हैन माने मुर्गी होती है, ये आंसर नहीं होगा। और जिन्हें नहीं बताओ लिखिए यू इज़ द राइट आंसर। यू का मतलब होता है जो नर, जो मादा भेड़ होती है, मतलब सर रैम का या मैस्कुलाइन जेंडर नहीं, फेमिनाइन जेंडर, ये स्त्रीलिंग है। रैम होता है सर नर भेड़ और ये होती है मादा भेड़, ओके। ये होता है मेल, ये होती है फीमेल, इसलिए सर सी इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी हैड टू इलनेस, पता नहीं उसे बीमारी से क्या करना पड़ा, इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टीज मीटिंग। वाओ, पार्टी की मीटिंग में जाने से बचने के लिए उसने बीमारी का बहाना ले लिया। यहाँ बहाने की अंग्रेजी लगानी है, लेकिन क्या लगानी है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म पता नहीं है। तो आज के बाद सुन लीजिए, दुनिया में कभी भी किसी भी वाक्य में, इंग्लिश की दुनिया में, हैज टू, हैव टू, हैड टू, कभी भी हैज और हैव और हैड के बाद टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा क्या आएगी,
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैज़ टू ये मॉडल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और हैज़ हैव और हैड के बाद टू आएगा तो वो इन्फिनेटिव लेगा, और इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ टू दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ वर्ब कौन सी है, यहाँ सही आंसर होगा। सर उसने बीमारी का बहाना बनाना क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो लिखिए 12 का सही आंसर डी। सर फैन किसे कहते हैं, फैन एक एडजेक्टिव है, खुश होना। फैन का मतलब क्या होता है, खुश होना, ये आंसर नहीं होगा। फेंट का मतलब क्या होता है, छल या छलावा, आपके साथ जो कोई छल कपट करता है। और FAINT फेंट का मतलब सर बेहोश या कमज़ोर, कहते ना ये बंदा बहुत ही बेहोश हो गया सर, फेंट हो गया है। तो 100% सही आंसर क्या होगा 12 का सर, 12 का सही आंसर लिखिए। बहाना बनाना एक वर्ब है, ये फेन क्या है, एक वर्ब। और हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बाद हमेशा क्या आएगी, एक वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो चलिए भाई 12वें का सही आंसर बताओ जल्दी, डी। सर 13 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13, क्या आंसर होगा सही बताइए। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन बताएगा। तुम्हारी कैसी नेचर, तुम्हारी पता नहीं कैसी नेचर विल एड यू, तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। एड मतलब हेल्प करना इन ट्रेनिंग, तुम्हें पाने में सफलता इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक। जो भी तुम कुछ करोगे लाइफ में, जो भी बिजनेस करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता में मदद करेगी। कैसी नेचर होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा कैसा कैसा। रोटंड नेचर, गोल मटोल होंगे नहीं, गोल मटोल से कोई सेंस नहीं है। रोटंड माने गोल मटोल, कैटालिटिक माने उत्प्रेरण, मतलब उकसाने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही मतलब लाइक बहुत जल्दी एक्साइटेड होना नहीं। लैकडेसिकल का मतलब होता है हतोत्साहित, उत्साह नहीं होना, मतलब तुम आलसी होने चाहिए तो तुम आगे बढ़ जाओगे नहीं। तुम्हारी कैसी नेचर चाहिए, परजवरिंग का मतलब होता है प्यारे साथियों जो लगातार डिटरमाइंड होकर और कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, जो लगनशील लोग होते हैं। कैसी नेचर होनी चाहिए, लगनशील, परजवरिंग। और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेचर से पहले परजवरिंग, और इसलिए सही आंसर है 13 का इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। सर पब्लिशर ने अभी बहुत जल्दी क्या किया है, लॉन्च किया है इस किताब का एक नया रिवाइज्ड एडिशन को। इस किताब के रिवाइज्ड एडिशन को क्या किया है, पब्लिश किया है। और पब्लिश का मतलब होता है लॉन्च करना, और लॉन्च करना का एक और वर्ब होती है ब्रिंग आउट का मतलब होता है, याद रखिएगा आज के बाद। ब्रिंग आउट माने किसी चीज़ को क्या करना, पब्लिश करना या लॉन्च करना। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश करना या लॉन्च करना। इसलिए यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, और ब्रिंगिंग के साथ क्या आएगी लिख लीजिए, ब्रिंग आउट। किताबों को या तो लॉन्च किया जाता है या पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पब्लिशर ने इस किताब का नया एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन को लॉन्च कर दिया है। ब्रिंग आउट इज द राइट आंसर, ब्रिंग अबाउट नहीं होगा, ब्रिंग आउट। एंड सर इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिस इज़ अवर हाउस, ये मेरा घर है, हमारा। अवर प्लस के अवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। जब एक बार हाउस आ चुका है तो दूसरी बार हाउस नहीं आएगा, और बार बार नाउन के हाउस से बचने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। ये हमारा घर है और वो उनका घर है, एक से ज़्यादा लोगों का। तो देयर का पजेसिव प्रोनाउन ये बताइए, देम नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव केस है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, और देयर के पजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस ना जोड़ के केवल एस जुड़ी रहती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन है देयर का। इसलिए सर 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है सर, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ चाह वहाँ रहा। ये कहावत सुनी होगी आपने, जहाँ जिंदगी होती है वहाँ पक्का कोई ना कोई आशा भी होती है। मतलब जब आपने जीवन लिया है तो जीवन को एक होपफुली जीना है, मतलब आशापूर्वक जीना है प्यारे साथियों। होप एक कैसी नाउन है बताइए, हाँ होप एक वर्ब नहीं है, एक नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं, इसलिए 16 का सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, प्लीज़ गाइज इसको पूरा लगाइएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सीरीज़ कब तक लाऊंगा मैं, 200 से 250 प्रैक्टिस पेपर लेके आने वाला हूँ ऐसे ही। हार्डली हैड ही ओपन द डोर, हार्डली मतलब यहाँ एक एडवर्ब है जो नेगेटिव सेंस दिखाती है। शायद ही उसने दरवाज़ा खोला होगा, तब तक तो कुत्ते ने प्रवेश कर लिया। एंटर्ड है, ENTERED। तो हार्डली के साथ आने वाला कंबाइंड कंजंक्शन बताइए क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो लिखिए WHEN। नो सूनर के साथ देन आता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा ये नो सूनर।
याद रखिएगा ऑल्दो के साथ में यट आता है, ठीक है ना, ये बट अलग यूज किया जाता है और एज और सो एज का यूज़ किया जाता है। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, हार्डली के साथ में लिखिए वैन, और स्कार्सली के साथ में भी वैन, और नो सूनर के साथ में देन आता है। तो सही आंसर क्या होगा 17 का प्यारे साथियों, सी इज़ द राइट आंसर। एंड सर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो चीज़ एक बार आपने कर दी और उसे फिर दोबारा उसमें सुधार ना किया जा सके, मतलब सर अब ये सुधार करने योग्य नहीं है, इसे सुधारा नहीं जा सकता सर, एलिजिबल इनएलिजिबल, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में सर, इनकरेजिबल बोलेंगे कि इनएलिजिबल? लिखिए डी इज़ द राइट आंसर। सर अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, ये परमानेंट और मार्कर से लिख चुका है, अब इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। सर डी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा इसका? डी इज़ द राइट आंसर 18th क्वेश्चन का। ओके, और बाकी के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड 19वां क्वेश्चन और 20 क्या है प्यारे बच्चे? 19वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये एक आइडम्स फ्रेज है और ये भी एक आइडम्स फ्रेज है, लोकोक्ति और मुहावरे। ही बीट्स अबाउट द बुश, हाँ बीट अबाउट द बुश का मतलब मैंने आपको शायद ये वोकैबुलरी की सीरीज में पढ़ाया भी था, आप प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख लीजिए। मैंने आइडम्स फ्रेज के 5 सेट करा चुका हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी कम सेट कराए हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे साइड कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वो वोकैबुलरी को आप नोट डाउन कर लेंगे तो 100% वहाँ से मैं आपको बता दूँ कि आइडम्स फ्रेज या वोके बाहर नहीं जाएगी, और आगे मैं कराने वाला हूँ, और अभी बहुत जल्दी 201 वर्ड लेके आने वाला हूँ यहीं ऑनलाइन, आपको वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, उन्हें पक्का एक बार कर लीजिएगा। और उनकी PDF जो कॉपी है, जितने भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उन सभी की PDF कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर अवेलेबल होगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के। ओके, तो सर बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है बताइए? बीट माने सर वैसे मैं समझा देता हूँ क्या है, वैसे ये होता है यहाँ घुमा फिरा के बातें करना। जब तुम किसी को पैसे देते हो तो वो कहता है यार मैं बुश को पीट रहा हूँ, मतलब बुश में से निकालो, बुश में से कुछ निकलेगा नहीं, बुश का मतलब हमने मान लिया भूसा, भूसे में से कुछ निकलेगा नहीं, मतलब वो इनडायरेक्टली तो मना कर रहा है बट डायरेक्टली कह नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ये बताइए? सीधी सीधी बातें करना कि इनडायरेक्ट वे में बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, सर जो डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, जो क्लियरली बातें नहीं करता उसे हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। वो कैसी बातें करता है? हमेशा स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बातें नहीं करता, नॉट टू द पॉइंट। तो बी इज द राइट आंसर। एंड सर आई हैव टेकन फैंसी इन दिस कार, आई हैव टेकन फैंसी, टेकन फैंसी इस कार में। सर टेकन फैंसी का मतलब, फैंसी मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी पसंद का है, मैंने अपनी फैंसी, टेकन फैंसी, अपनी कार को बहुत ही फैंसी बना लिया है। मतलब इसका क्या है शुद्ध? अपनी कार को फैंसी बनाने का मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया है, ठीक है ना। मतलब मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ वही डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। ओके, किसी चीज़ के लिए अपना पसंद या मन बना लेते हैं जब हम कहते हैं सर मुझे अब ज़िंदगी में ये करना है और बस और कुछ नहीं करना है, मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया है कि मुझे बस इसी तरह से ज़िंदगी को जीना है, क्या करना है। सही आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड सर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है? 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थॉमस द न्यू टीचर हैज़ स्टार्टेड डूइंग वर्क। ये बताइए यहाँ पर एक पंक्चुएशन की गलती है, और जब किसी भी आपने शायद नाम सुना हो केस, जब मैं पढ़ाऊँगा तो केस इन अपोजिशन एक टॉपिक का नाम है। क्या नाम है? केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन में आपको पता होगा जब भी किसी व्यक्ति को थॉमस जैसे दिया गया है, इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से अलग कर दिया जाता है, और न्यू टीचर हैज़ स्टार्टेड डूइंग वर्क। तो मुझे ये बताइए, थॉमस एक बंदा है, न्यू टीचर, ये थॉमस के लिए यूज़ किया गया दोबारा से एक बार वर्ड है, इसलिए थॉमस को कॉमा से अलग करना होगा, और फिर हम कहेंगे थॉमस इन कॉमा द न्यू टीचर हैज़ स्टार्टेड डूइंग वर्क। थॉमस जो कि हमारा एक नया टीचर है उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? पंक्चुएशन की गलती है सर, कॉमा लगाया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्रस्ट, बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका उल्टा बताना है। थ्रस्ट कैसे कहते हैं? जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? थ्रस्ट का मतलब होता है साथियों, थ्रस्ट माने आपने देखा होगा किसी को धक्का दे के मार देना, भगा देना। थ्रस्ट का मतलब होता है भगा देना, धक्का दे के निकाल देना। आप मेरे घर में आए और मैंने आपको धक्का देकर निकाल दिया, इसे थ्रस्ट बोलेंगे। लेकिन सर इसका उल्टा बताना है तो ये बताओ, किसी को जब कोई आपके पास आ रहा है उसके भगा देना, कि गले लग के बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करना। तो टू ड्रॉ, किसी को खींच लेना, क्लोज जेंटली अपने पास में किसी को बहुत ही प्यार से बुला लेना या खींच लेना,
इसलिए बी इज द राइट आंसर। किसी को गले लगा लेना, बी इज द राइट आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 23। एरुडाइट, एरुडाइट बहुत ही प्यारा वर्ड है। एरुडाइट एक एडजेक्टिव है, लिखिए विद्वान को बोलते हैं। एरुडाइट का मतलब होता है कॉमन नाउन की तरह भी ट्रीट किया जाता है। एरुडाइट माने वो बंदा जो बहुत पढ़ा लिखा है, स्कॉलर, वाइज, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, सेज, सेवेंट। और इसका उल्टा क्या होगा जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है सर? इलिटरेट। इलिटरेट माने क्या होता है? गंवार, असभ्य, अनपढ़, एजुकेटेड नहीं होगा। वाइज माने बुद्धिमान, ये इसका सिनोनिम्स होगा। नॉलेजेबल माने बुद्धिमान। इसलिए सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? लिखिए फटाफट से, ए इज द राइट आंसर। और सर 24 क्वेश्चन, आई एम सो वीक दैट आई कांट डू दिस वर्क। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि इस काम को नहीं कर सकता। जब भी आपके साथ सो दैट आ जाए तो उसे डबल टू से लगा के हटा सकते हैं। सो की जगह पर टू लगा दिया जाता है, आई एम टू वीक, और दोबारा से फिर टू जोड़ दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। मैं इस टॉपिक को बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, तो सर सही आंसर क्या होगा? आई एम टू वीक टू डू दिस। मैं इस काम को करने के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर हूँ। ये डबल टू का यूज़ किया जाता है। होप आपने सुना होगा। 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। सी इज द राइट आंसर। एंड सर 25 क्वेश्चन क्या होगा बताइए? 25 प्यारे साथियों, 25 का सही आंसर मैं बता दूं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द का सिनोनिम्स चूज करना है आपको, चुनना है। क्या होगा? यहाँ बर्ड नहीं दिया गया, वो लिख लीजिए बर्ड कौन सा था यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ बर्ड था एवंडेंट। यहाँ एक बर्ड नहीं दिया गया है, वो बर्ड लिख लीजिए एवंडेंट। क्या वर्ड था यहाँ सर? यहाँ एक बर्ड दिया गया था, ABUNDANT। ओके, ABUNDANT लिख लीजिए, ABUNDANT। और एवंडेंट माने होता है ज़रूरत से ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, मतलब कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट माने पूरा। फ्रूगल माने जो कम खर्चा करता है, बहुत ही कंजूस। अल्पव्ययी, मिताहारी, जो कम, बहुत ही कम खर्चा करता है। फ्रूगल सही मतलब फ्रूगल अच्छा वर्ड लिख लेना। और फुल माने होता है पूरा, ये भी नहीं होगा। और एडिक्वेट माने ज़रूरत से ज़्यादा। कहते ना सर एडिक्वेट मात्रा में है, सरप्लसनेस, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है ना? तो सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। मुझे ये जरूर बताया करें कि पेपर की सीरीज आपको कैसी लगी गाइस। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट और लव के लिए। लेकिन यदि आप ये नहीं बताओगे कि सर ये सीरीज कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए, तो सर मेरा मन डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं आपके लिए लगातार ये कन्वर्ट लाता रहूँगा, सारे पैसेज भी लाता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे पैसेज। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।